Samuel Taylor Coleridge was the most prominent English writer who gained momentum along with William Wordsworth in promoting romanticism. इस वीडियो के अंदर हम एस्ट्री कॉलेज को एज अ क्रिटिक डिस्कस करेंगे और उसका बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क दैट इज़ बायोग्राफिया लिटरेरिया को हम पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. In 1815 कॉलेज was actually preparing for a collected edition of poem जिसका नाम था सिबिलाइन लीव्स. तो इस कलेक्शन के लिए उन्होंने एक प्रीफेस लिखने की कोशिश की, लेकिन ये जो प्रीफेस था ये जो है ना फिर ट्रांसफॉर्म उसके अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा लिख लिया कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक कंप्लीट वर्क के अंदर जिसको उन्होंने नाम दिया एन ऑटोबायोग्राफिकल लिटरेरिया. तो इसके अंदर बेसिकली उन्होंने जो है ना इसको डिवाइड किया था दो पार्ट्स के अंदर, जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर वो डिस्कस कर रहे थे माय लाइफ एंड ओपिनियंस, और दूसरे पार्ट के अंदर जो है ना वो डिस्कस करने वाले थे द क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन. लेकिन ये वर्क जो है ना वो काफ़ी मज़ीद आगे बढ़ गया और 1817 के अंदर जी बायोग्राफिया लिटरेरिया के नाम से ये पब्लिश हुआ एंड नाउ इट वाज इन 2 वॉल्यूम्स. अब इसको 2 वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिश किया गया था विद द नेम बायोग्राफिया लिटरेरिया. तो उनकी इस बुक के बारे में कहा जाता है कि ही रोट दिस बुक टू गिव ऑर्डर टू द chaos ऑफ हिज आइडियाज़. तो जी इस पूरी बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर टोटल 24 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 14 चैप्टर्स वॉल्यूम 1 के अंदर रखे गए हैं और 10 चैप्टर्स वॉल्यूम 2 के अंदर रखे गए हैं. बुक के स्टार्टिंग के चैप्टर्स के अंदर कॉलेज की अर्ली लाइफ की डिस्क्रिप्शन दी गई है, जिसमें उनका डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी टेस्ट के हवाले से बात की गई है. तो कॉलेज यहाँ पे आर्गूमेंट करते हैं कि अपनी हम कह सकते हैं कि थेरी प्रेजेंट करते हैं कि द बेस्ट पोइट शुड बी चेयरफुल. उसको चेयरफुल होना चाहिए, उसका जो पर्पस है वो इंजॉय को जो है ना वो क्रिएट करना होना चाहिए. अब यहाँ पर जो है ना वो एग्जांपल देते हैं शेक्सपियर और चौसर की, और वो कहते हैं कि ये अपने टाइम के बेस्ट पोइट्स थे. किस तरह से? बिकॉज दे वर लॉस्ट इन द आइडियल वर्ड ऑफ देयर आर्ट दैट एवरीथिंग सीम्स प्रॉपर एट इट्स प्लेस. कि वो जो है ना अपने आर्ट के थ्रू इस तरह की जो है ना वो वर्ड क्रिएट करते थे कि लोग जो है ना उस लोगों को ऐसे लगता था कि हर एक चीज़ अपने एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर है, अपनी एक प्रॉपर स्पेस के अंदर है. इसके अलावा वो रॉबर्ट सूदी को भी एडमायर करते हैं. रॉबर्ट सूदी जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट अर्ली रोमांटिक राइटर है. अच्छा जी, इसके बाद वो क्या डिक्लेयर करते हैं कि जो एक क्रिटिक होता है ही मस्ट नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स बट ऑन इंस्पिरेशन. तो यहाँ पर जो है ना वो इंस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि इंस्पिरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रिंसिपल्स. क्योंकि देखें ये लोग जो है ना वो रोमांटिक राइटर्स थे, तो रोमांटिक राइटर्स जो है ना वो इमेजिनेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे. उनका एम्फेसिस इमेजिनेशन पे ज़्यादा था, इमोशन पे ज़्यादा था. इसीलिए वो जो है ना यहाँ पे इंस्पिरेशन पे फोकस कर रहे हैं कि हम क्लासिकल टाइम की तरह से, या जो इससे पहले 17th सेंचुरी के अंदर एक कन्वेंशन चली आ रही थी जिसको नियो क्लासिज्म कहते थे, जिसमें प्रिंसिपल्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता था. तो ये रोमांटिक्स क्योंकि अनकन्वेंशनल हो रहे थे क्लासिकल टाइम से, तो ये कहते थे कि जो एम्फोसिस है या जो फोकस है या मेन चीज़ है जो कि इन्वॉल्व होती है इन पोइट्री के अंदर, दैट इज़ इंस्पिरेशन, नॉट द प्रिंसिपल्स. इन्हीं डॉक्ट्रिन्स की वजह से सैमुअल टायलर कॉलरिज को फिलोसॉफिकल क्रिटिक भी कहा जाता है, बिकॉज टू हिम डायडैक्टिक पर्पस या जो टीचिंग पर्पस होता है, मोरालिटी को प्रीच करना होता है, ये पर्पस इज सेकेंडरी टू इंस्पिरेशन, कि इंस्पिरेशन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डायडैक्टिक पर्पस. नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर आपको मजीद उनके इंटेलेक्ट की डेवलपमेंट नजर आएगी और वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट वाज डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी. तो वो यहाँ पर बताते हैं कि इमेजिनेशन जो है ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. इसके लिए वो टर्म्स यूज़ करते हैं कि इमेजिनेशन एज सिंथेटिक एंड मैजिकल पावर. कि इमेजिनेशन के अंदर जो है ना वो ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है. इमेजिनेशन बेसिकली क्या होता है? ये हमारे दिमाग का वो पार्ट होता है जो अज्यूम करता है चीज़ों को, हम सपोज कर लेते हैं चीज़ों को, हमारे ख्यालात, थॉट्स वगैरह होते हैं. अब यहाँ पर जी वो इमेजिनेशन की दो टाइप्स बताता है. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकंड वन इज़ सेकेंडरी इमेजिनेशन. अब प्राइमरी इमेजिनेशन हमारी क्या होती है? ही कॉल्ड इट द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल द ह्यूमन परसेप्शंस. कि हर इंसान के अंदर जिनके पास दिमाग है जो परसीव कर सकता है चीज़ों को, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को अज्यूम कर सकता है, सपोज कर सकता है. तो आम लोगों के जो ख्यालात होते हैं उनको उसने क्या कहा? प्राइमरी इमेजिनेशन. कि हर एक इंसान के अंदर जो इमेजिन करने की कैपेबिलिटी है, दैट इज़ प्राइमरी इमेजिनेशन. द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी इमेजिनेशन. अब सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होती है? दैट इज द मोर एडवांस्ड एंड वेल डेवलप्ड फॉर्म ऑफ प्राइमरी इमेजिनेशन. है ये भी इमेजिनेशन जैसे कि प्राइमरी इमेजिनेशन थी, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है ना वो आर्टिस्ट के अंदर होती है. इसके अंदर जिस बंदे के अंदर सेकेंडरी इमेजिनेशन डेवलप होती है तो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपनी जो उसने इमेजिनेशन की थी उसको वो डिज़ोल्व कर सके, डिफ्यूज़ कर सके, डेजिपेट कर सके, और इन सारी चीज़ों के थ्रू वो कुछ रिक्रिएट कर सकता है. कि वो प्राइमरी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए जब कुछ क्रिएट कर लेगा तो वो चीज़ आ जाएगी सेकेंडरी इमेजिनेशन के अंदर. कि सेकेंडरी इमेजिनेशन आर्टिस्ट के अंदर होती है और वो ऑर्डिनरी इमेजिनेशन को एक बहुत खूबसूरत अंदाज में लोगों को दिखाता है. अब दूसरा जो इसने कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया वो था फैंसी का. कि इमेजिनेशन तो वो चीज़ होगी जो क्रिएटिव है, पावर है, सिंथेटिक पावर है, जो चीज़ों को न्यू तरीके से कॉइन करना सिखा सकती है.
दूसरी यहाँ पे टर्म उसने बताई फैंसी की। अब फैंसी क्या होती है? फैंसी इज़ एक्चुअली अ मोड ऑफ मेमोरी। अब ये किस तरह से है कि ये भी हमारे थॉट्स और ख़यालात हैं, लेकिन ये जो है ना क्रिएटिव नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, बस हम सोच रहे हैं और वो सोचने के बाद जी वो ख़त्म हो गया। दे आर लाइक द फॉर्म ऑफ मेमोरीज़, कि हमारी अच्छी मेमोरीज़ हैं या बुरी मेमोरीज़ हैं, तो वो बस हमारे दिमाग का एक हिस्सा है और वो जो है ना पड़ी हुई है, लेकिन उनके अंदर कोई क्रिएटिव पावर नहीं है। तो फैंसी के लिए हम कह सकते हैं दैट इट लैक्स ओरिजिनलिटी एंड डेप्थ एंड दैट इज merely सुपरफिशियल एंड डेकोरेटिव, दैट इज जस्ट द डेकोरेटिव फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, डेकोरेटिव फॉर्म ऑफ आवर थॉट्स, नथिंग एल्स, बट इमेजिनेशन दैट इज मच मोर क्रिएटिव। अब यहाँ पर इस इमेजिनेशन को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए कॉलेज एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है जी एसएम प्लास्टिक पावर या एसएम प्लास्टिक इमेजिनेशन। अब ये जो है ना उनका कॉन्सेप्ट, हम इसको अगर डिफाइन करें तो इट इज़ लाइक इट यूनाइट्स अ डेस्पिरेट एलिमेंट्स इनटू अ न्यू होल एंड टू शेप देम इनटू सम ऑर्गेनिक फॉर्म। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे दिमाग के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिसमें वो एक स्टिमुलस को लेके बाकी चीज़ें उसके हवाले से खुद ब खुद अज्यूम कर लेते हैं। इसको मैं आसान अल्फाज में अगर आपको सिखाऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ना कहीं मार्केट में गए हुए हैं और वहाँ पर अचानक से आपको कोई ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद जी आपको धुआँ भी नज़र आना स्टार्ट हो गया और लोगों के चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें स्टार्ट हो गई। तो आपका दिमाग जो है ना वो खुद ब खुद ये बात परसीव करना स्टार्ट कर देगा कि शायद यहाँ आस-पास कहीं आग लगी है या कोई ब्लास्ट हुआ है या कोई हो सकता है कोई भी गैस वगैरह फटा है। इस तरह का जो है ना कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं। तो आपका दिमाग जो है ना एक स्टिमुलस को लेके खुद ब खुद बाकी सिनेरियोज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज़ हाउ सेकेंडरी इमेजिनेशन मूव्स। कॉलेज कहते हैं कि राइटर के दिमाग में, जो आर्टिस्ट होता है उसके दिमाग में एक स्टिमुलस आता है जिसको वो इस्तेमाल करते हुए बाकी सारे सिनेरियोज़ को सपोज़ कर लेता है और उन सपोज़ की हुई चीज़ों से वो एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट कर लेता है। उस आर्टिस्ट के अंदर इतना टैलेंट होता है कि वो अपनी एसेम्प्लास्टिक पावर्स को यूज़ करता है, यानी एक स्टिमुलस को यूज़ करता है और फिर उससे वो आगे पूरी की पूरी कहानी बना लेता है जो कि ऑडियंस के लिए आगे कैची होती है, वो उसको पढ़ के इंजॉय करते हैं। इसके बाद से आगे बुक के अंदर वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अब विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या था कि वन इज़ विलिंग टू डिसबिलीव समथिंग। इसके अंदर क्या चीज़ है कि वो कॉलेज कहते हैं कि कोई भी पीस ऑफ आर्ट है या लिटरेचर है उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि पढ़ने वाले को, ऑडियंस को, रीडर को पता है कि हमने इस चीज़ को बिलीव नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद भी वो पीस ऑफ आर्ट को इंजॉय करने के लिए उन पे बिलीव करते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को इंगेज रखते हैं उस पीस ऑफ आर्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसको आसान अल्फाज में समझते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी मूवी देखने गए हैं और मूवी के अंदर आपको एलिमेंट्स इस तरह के दिखाए गए हैं जो आपको पता है कि रियलिटी में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल जी आप हैरी पॉटर देख रहे हैं, तो हैरी पॉटर में आपको पता है मैजिकल एलिमेंट्स जो सारे जिस तरह से दिखाए गए हैं वो रियलिटी के अंदर नहीं होते। या आप कोई भी जो है ना वो मूवी देख रहे हैं, साउथ इंडियन मूवी देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जिसमें हीरो ने जी एक पंच मार के इधर 10 बंदे डाउन कर दिए, या उसने एक पंच मारा और दीवार पूरी की पूरी गिर गई। हालांकि आपको पता है कि रियलिटी के अंदर ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी आप वहाँ बैठे हुए उसको एडमायर कर रहे हो कि वाह क्या ही एक्शन है, क्या ही मूवी है, ज़बरदस्त। तो इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि हमें पता है ये चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा रियलिटी के अंदर नहीं होता, हम उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन फिर भी हम उनको पढ़ने के लिए, उनको एंजॉय करने के लिए विलिंग होते हैं। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कॉलरेज के एक आर्टिस्ट के अंदर ये पावर होती है कि वो ऑडियंस के अंदर विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्रिएट करता है। वो अपने आर्ट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि ऑडियंस को पता भी होता है कि ये चीज़ सच नहीं है, रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी बनाई हुई इमेजिन चीज़ों को, इमेजिनरी चीज़ों को इंजॉय करता है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जिसके अंदर जो है ना हम डिसबिलीवेबल चीज़ों को ऑडियंस इंटेंटिवली या डेलिबरेटली बिलीव कर रहे होते हैं, just for the sake of entertainment, just for the sake of engagement in that work. अब अपनी बुक में आगे के चैप्टर्स में जी वो वर्ड्सवर्थ के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें वो डिस्कस करते हैं वर्डवर्थ के व्यूज़ ऑन पोएट्स, पोएट्री और पोएटिक डिक्शन के ऊपर। अब यहाँ पर जो वो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं वो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन पे करते हैं, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था कि जो पोएट्री की लैंग्वेज होती है इट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन, लेकिन कॉलेज वर ऑफ ओपिनियन के जो लैंग्वेज है एक पोइट की आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, तो उसके अंदर डिफरेंस होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मैन। क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज एज सच वैसी है जैसे कि ऑर्डिनरी मैन की लैंग्वेज है, तो फिर आपके अंदर आर्टिस्टिक परफेक्शन कैसे आएगी? आपके वर्क को पढ़ के पता कैसे चलेगा कि ये एक आर्टिस्ट ने प्रोड्यूस किया है? तो जब एक आर्ट को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके अंदर एक आर्टिस्टिक परफेक्शन होनी चाहिए, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। भले ही वो आसान अल्फाज में हो या आम लैंग्वेज के अंदर हो, लेकिन उसको इस तरह से प्रेज़ेंट किया गया हो कि उसके अंदर आर्टिस्टिक परफेक्शन नज़र आनी चाहिए। दूसरा जी आगे वो पोएट्री को भी डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि द इमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पोएट्री इज़ प्लेयर नॉट ट्रुथ।
तो पोइट्स को जो है ना वो ट्रुथ दिखाने के पीछे नहीं भागना, उसका कोई डाइडैक्टिक पर्पज़ नहीं होना चाहिए, मोरालिटी को प्रीच करना नहीं होना चाहिए, सच ढूँढना नहीं होना चाहिए, बल्कि जो एक पोइट्स का काम है वो है इज़ टू प्रमोट प्लेजर, इज़ टू प्रमोट एंटरटेनमेंट। क्योंकि रोमांटिक्स जो थे ना वो ज़्यादातर इमोशन पे फोकस कर रहे थे इस पूरी मूवमेंट के दौरान। तो यही चीज़ कॉलेज के साथ भी चलेगी, तो वो भी यही कहता था कि द इमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पोइट्री इज़ प्लेजर। तो इसके आगे के चैप्टर में वो अपने इस सारे वर्क को समराइज़ करते हैं, जिसमें अगेन वो एम्फेसिस पुट करते हैं ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, कि इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी पीस ऑफ आर्ट प्रोड्यूस करने के लिए, और स्पेशली पोइट्री को प्रोड्यूस करने के लिए इमेजिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो ये थी जी कुछ ब्रीफ सी समरी अबाउट बायोग्राफी लिटरेरी। आई होप यू गेट इट, एंड इफ दैट वाज हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।